नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। नए केस के मामले में फिर से रिकॉर्ड टूटा है, जो देश के लिए चिंता की बात है। हालांकि मौतें एक दिन पहले के मुकाबले कुछ कम हुई हैं। कुछ राज्य संक्रमण के लिहाज से हब बन चुके हैं। ये बड़ी परेशानी की बात है। कोरोना के जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना के नए केस का फिर से रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में देश में 4,14,182 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान महामारी से 3,920 लोगों की जान चली गई है। एक्टिव केस 36,44,000 तक पहुंच चुका है। वहीं 24 घंटे में देश में 3,28,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर लौटे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो कर्नाटक में 49,000 पॉजिटिव केस एक दिन में निकले। केरल में भी 42,000 से ज्यादा केस आए हैं और इन तीनों ही राज्यों में हालात बेहद गंभीर हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 853 और कर्नाटक में 328 लोगों की जान बीमारी से चली गई। यूपी और दिल्ली में संक्रमण के मामले कंट्रोल में दिख रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में 26,622 नए केस आए हैं, लेकिन एक ही दिन में 350 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में भी नए केस घटकर 19,133 के स्तर पर आ गए हैं, लेकिन एक दिन में मौत का आंकड़ा 335 तक पहुंच गया है। देश में टीकाकरण को रफ्तार देने की पूरी कोशिश की जा रही है। देश में गुरुवार रात 8 बजे तक 16,48,76,248 करोड़ डोज दी जा चुकी थी, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के 2.62 लाख से अधिक लोगों को एक दिन में टीके लगाए गए। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। कोरोना के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में महामारी के हालात के बारे में जाना। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद झारखंड के सीएम ने ट्वीट कर कहा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। पिछले दिनों चुनाव से गुजरने वाले राज्यों में कोरोना की स्थिति बदतर होती जा रही है। केरल जैसे कम आबादी वाले प्रदेश में रोज 40,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। ऐसे में राज्य की सरकारों ने प्रदेश में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन कर दिया है। वहीं बंगाल में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 117 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना संकट को देखते हुए रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया है। देश में बढ़ते संक्रमण के साथ साथ यात्रियों की संख्या में भी भारी कमी देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 9 मई से लागू होने वाले इस फैसले से राजधानी, शताब्दी समेत कुल 28 जोड़ी ट्रेनें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। महाराष्ट्र के नासिक में पीएम केयर फंड से मिले 60 वेंटिलेटर्स यूं ही धूल खा रहे हैं। 10 दिन पहले ये वेंटिलेटर्स शहर में पहुंच गए थे, पर इनके दूसरे पार्ट्स अब तक नासिक नहीं पहुंच पाए हैं, लिहाजा ये फिलहाल किसी काम के नहीं हैं। ये हाल तब है जब नासिक में कोरोना की स्थिति भयावह है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 8,800 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 117 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में एंट्री को लेकर नियम काफी कड़े कर दिए गए हैं। अब अगर केंद्रीय मंत्री यहां स्पेशल फ्लाइट से भी आते हैं तो उन्हें भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। ममता ने कहा है कि नियम सभी के लिए एक जैसा होगा। सीएम ने कहा है कि कोरोना यहां इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता यहां लगातार आ रहे हैं। संकट बरकरार है, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत तो कहीं दवाओं की। सरकार अपने अपने तरीके से कोशिश करने की बात कह रही है, लेकिन कोशिश के वैसे नतीजे नहीं दिख रहे जैसे आज के आपदा हालात में दिखने चाहिए। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सांस की आस। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आ रहे मध्य प्रदेश सरकार के विमान की ग्वालियर में क्रैश लैंडिंग हुई है। बताया गया है कि ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान प्लेन फिसल गया और ये हादसा हो गया। राहत की बात यह है कि हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। स्टेट प्लेन में रेमडेसिविर इंजेक्शन भरे हुए थे। क्रैश लैंडिंग के दौरान सभी इंजेक्शन भी सुरक्षित हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड के हालात पर 14 मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की। इस वर्चुअल मीटिंग में योगी ने एक्सपर्ट से कहा कि वे महामारी से निपटने के तरीकों के बारे में बताएं और मौजूदा हालात के साथ भविष्य के लिए क्या रणनीति हो सकती है, इसकी जानकारी भी दें। योगी ने हाल ही में कोविड मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई है। दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में अब 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सुविधा होगी। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट स्ट्रेटेजी के तहत टेस्टिंग को बढ़ाने का फैसला हुआ है।
रैपिड एंटीजन टेस्ट में 15 से 30 मिनट का समय लगता है, जिसके चलते जल्दी केस का पता लगाकर मरीजों को शुरुआत में ही आइसोलेट करने और ट्रीटमेंट देने में मदद मिलती है। देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कुरुक्षेत्र के पिहुआ के सरकारी अस्पताल में नो ऑक्सीजन बेड अवेलेबल इन हॉस्पिटल का पोस्टर प्रशासन ने लगा दिया है। इधर उत्तरी दिल्ली में छापे के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के रुड़की में लोगों को ऑक्सीजन न मिलने को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय इमलीखेड़ा ऑक्सीजन प्लांट पर स्थानीय लोगों को ऑक्सीजन न दिए जाने की सूचना पर विधायक प्लांट पर पहुंच गए और इसके मालिक से उलझ गए। बात बिगड़ने से पहले पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से ऑक्सीजन देने के भरोसे पर मामला शांत हुआ। देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली के साकेत में एक वैक्सीन सेंटर पर आए 18 साल से ऊपर का युवा वर्ग वैक्सीन को लेकर काफी भरोसे और उत्साह में दिखा। क्या प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही बहुत सुंदर। क्या कहेंगे लोगों को आगे लगवाना चाहिए? सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिसको स्लॉट मिले उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर की मनमानी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस सेवा के दाम तय कर दिए हैं। साधारण एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक 1500 रुपए दाम तय किया गया है, जबकि बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर ले जाने के लिए अधिकतम 2000 रुपए लिए जा सकते हैं। डॉक्टर्स के साथ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर जाने पर 4000 रुपए देने होंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा है कि वह राज्य को कोरोना से निपटने में और मदद के लिए केंद्र पर दबाव बनाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य को और ज्यादा ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य को ये चीजें देने में भेदभाव किया जा रहा है। बिहार के रोहतास में लॉकडाउन का पालन कराने गए अधिकारियों की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। जिस वक्त अधिकारी पहुंचे उस वक्त घर में शादी समारोह चल रहा था। टीम को देखते ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। यहां तक कि पुलिस पर पथराव की कोशिश भी की गई। अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों की जमकर बहस हुई, लेकिन बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। सेना कैसे निपट रही है कोरोना वायरस की चुनौती और कहां-कहां सख्त किए गए नियम, गरीबों की मदद के क्या क्या है इंतजाम। देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। राज्य सरकार ने मौजूदा हालात को देखते हुए 16000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि इनमें डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, स्पेशलिस्ट, नर्स, वार्ड बॉय सहित तमाम कैटेगरी में भर्तियां की जाएंगी। मंत्री के मुताबिक 1 हफ्ते के भीतर भर्ती की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दे दी जाएगी। इंडियन आर्मी बिहार की राजधानी पटना में 500 बेड के 2 अस्पताल बना रही है। इन फील्ड हॉस्पिटल्स में हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें 100 आईसीयू बेड भी होंगे। 2 दिन के अंदर इन अस्पतालों के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ को भी पटना पहुंचा दिया जाएगा। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में आखिरकार लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है। राज्य में 10 मई को सुबह 5 बजे से 24 मई तक लॉकडाउन होगा, जबकि प्रदेश में 31 मई तक शादी विवाह जैसे समारोह पर रोक रहेगी। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 17,532 नए केस सामने आए हैं और 161 लोगों की मौत हो गई। राज्य में इस वक्त 1,98,000 एक्टिव केस हैं। वाराणसी में समाजसेवियों ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की है। ये टीम 24 घंटे मरीजों की जान बचाने के लिए स्थानीय जिला चिकित्सालय में यह ऑक्सीजन लंगर चलाने का काम कर रही है। बिहार में बुधवार से पूर्ण लॉकडाउन लागू है। कोरोना की चैन तोड़ने की कोशिश के बीच लगाए गए इस लॉकडाउन में नीतीश सरकार गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम करने की कोशिश कर रही है। मुजफ्फरपुर में इसी कोशिश के तहत जिला प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। सरकार का कहना है कि उनकी कोशिश है कि कोई भूखा न रहे। बिहार के दरभंगा में दूल्हा और दुल्हन बिना मास्क के दिखे तो उनका भी चालान काट दिया जाएगा। चेहरे पर बिना मास्क लगाई शादी कर लौट रहे दूल्हा दुल्हन को पुलिस ने रोका तो पुलिस को देखते ही दूल्हे ने चेहरे पर रुमाल बांध लिया, लेकिन पुलिस वालों के आगे उनकी एक न चली। चालान तो कटा ही, अधिकारियों ने उसे आइंदा बिना मास्क सड़क पर न निकलने की सख्त सलाह भी दी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले सभी लोगों को 14 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। यह फैसला वहां से किसी भी रूट से आने वाले यात्रियों पर लागू होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना के बहुत तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। वैक्सीन की दोनों डोज लिए हुए व्यक्ति को सिर्फ 7 दिन में होम क्वारंटीन में रहना होगा।
कोरोना के खिलाफ देश में लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स दिन रात जुटी हुई है। इंडियन एयरफोर्स का विमान 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर सिंगापुर से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर पहुंचा, जबकि 4 क्रायोजेनिक कंटेनर्स बैंकॉक से लाए गए। एयरफोर्स के विमान बाहर से राहत से जुड़े सामान लाने के साथ साथ देश के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन सामानों को ले जा रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर एस राजामौली की फिल्म RRR की टीम ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें लोगों से सभी प्रोटोकॉल का पालन करने, घर में रहने, सुरक्षित रहने और वैक्सीन लेने का आग्रह किया गया है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी कहिए कि वो कोविड वैक्सीन जरूर लें। यूरोपियन परिषद की बैठक में कल हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर एक्शन में गृह मंत्रालय और आज जुम्मा अलविदा। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी कल होने वाली यूरोपीय परिषद की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक का निमंत्रण यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने दिया है। बैठक में चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला और फार्मा पर मजबूत साझेदारी और सहयोग की घोषणा की जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा करेंगे। केरल पुलिस ने गुरुवार को चर्च ऑफ साउथ इंडिया के बिशप फादर धर्मराज रसालम समेत 400 लोगों के खिलाफ कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। आरोप है कि इन सभी ने पिछले महीने मुनार में धार्मिक आयोजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। आयोजन में शामिल हुए 100 से ज्यादा पादरियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है और 2 की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में है। इसी के तहत आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुबह 10 बजे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राजभवन में बात करेंगे। इस दौरान राज्य में कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम के मुताबिक राजनीतिक हिंसा में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है और सरकार जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना सभी को समान भाव से देखती है। चुनाव बाद हुई हिंसा से बने हालात का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम पश्चिम बंगाल दौरे पर है। 4 सदस्यीय टीम ने गुरुवार देर शाम नॉर्थ 24 परगना जिले का दौरा किया और हिंसा प्रभावित लोगों से बात की। आरोप है कि चुनाव नतीजे आने के बाद से पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को पीएम किसान योजना के लिए पात्र लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध कराने की याद दिलाई। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकार लाभार्थियों का सत्यापन डेटा पोर्टल पर अपडेट करे। इसके अलावा प्रक्रिया तेज करने के लिए अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है। आज रमजान का आखिरी जुमा यानी जुमा अलविदा है। देश के ज्यादातर इलाकों में कोरोना कर्फ्यू की वजह से रोजेदार अपने घरों में ही अलविदा की नमाज अता करेंगे। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी लोगों से अलविदा जुमा पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है और कहा है कि ये भयावह दौर चल रहा है, इसलिए घरों से ही इबादत करें। दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से साउथ दिल्ली की लाखों लीटर पानी बर्बाद होकर सड़कों पर बह गया। पानी इतना ज्यादा बहा कि 4 किलोमीटर तक सड़क पर फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार जल बोर्ड के ऑफिस में शिकायत करने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में काले बादल छा गए, जिससे काफी अंधेरा सा हो गया। कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तेज आंधी और बारिश के बाद गाजियाबाद सहित कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। अब कहां सड़क हादसे में घायल हुए पीएसी के जवान, किराया और आईडी मांगने पर कहां कर दी गोली मारकर हत्या और चुनाव हारने से नाराज पूर्व प्रधान ने कहां खुदवाई सड़क। राज्यों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं देश प्रदेश टॉप 9। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बेकाबू होकर पीएसी के जवानों से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में 15 जवान घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 इलाके में गुरुवार शाम एक सुपरमार्ट की 6ठी मंजिल पर भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर से ही दिख रही थी। दमकल की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे के समय इमारत में कोई मौजूद नहीं था। हरियाणा के गुरुग्राम में किराया और आईडी मांगने पर एक पीजी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात पीजी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से ही तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रधान का चुनाव हारने से बौखलाए पूर्व प्रधान ने जेसीबी से गांव की सड़क खुदवा डाली। पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में ये सड़क बनवाई थी। ग्रामीणों ने सड़क खोदने की शिकायत अधिकारियों से की है। अधिकारियों ने मामले की जांच कर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्रधानी चुनाव की रंजिश में जमकर हंगामा हुआ है। लाठी डंडे और हथियारों से लैस सैकड़ों लोगों ने नवनिर्वाचित प्रधान के घर पर हमला कर दिया। फायरिंग करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नवनिर्वाचित प्रधान ने पूर्व प्रधान के गुर्गों पर हमले का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चुनावी जुलूस निकालने को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। शिवगढ़ थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान और निवर्तमान प्रधान के समर्थकों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने और आतिशबाजी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आदमखोर तेंदुओं की वजह से गांव में दहशत है। लोगों के मुताबिक तेंदुओं ने खेत में काम कर रहे 2 युवकों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मामले में लोगों ने रेंजर और उनकी टीम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के राजभवन में एक मोर अपने पंख फैलाकर नाचता दिखाई दिया। मोर राजभवन में बने हेलीपैड पर पहले टहलता दिखा, उसके बाद अचानक खुश होकर पंख फैलाकर नाचने लगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।